कर्ज से मुक्त होने का और कौन सा तरीका हो सकता है, इस बारे में अनिल सोच ही रहा था कि तभी घर की बेल बजी। अनिल ने दरवाजा खोला तो देखा राकेश की वाइफ सुनीता सामने खड़ी थी। अनिल ने कहा, भाभी जी नमस्ते, आज यहाँ कैसे आना हुआ? सुनीता ने जवाब देते हुए कहा, कुछ नहीं अनिल, मैंने पापड़ का बिजनेस शुरू किया है तो उसके ही सैंपल बांट रही थी। ये लीजिए, और पसंद आए तो ऑर्डर जरूर कीजिएगा। अनिल ने ये सुन के एकदम से पूछा, वो तो ठीक है, पर भाभी जी आपने ये सब कैसे और कब शुरू किया? अनिल देखो, तुम तो जानते ही हो 1 साल पहले हम पर कितना कर्ज था। कर्ज चुकाने के लिए राकेश ओवर टाइम भी करते थे। तभी मुझे ये आइडिया आया कि क्यों ना कोई पार्ट टाइम जॉब ही कर लूं। तभी मैंने पास में ही एक पापड़ बनाने वाली फैक्ट्री में जॉब करना शुरू किया था। अब इस काम से अच्छा एक्सपीरियंस हो गया तो सोचा क्यों ना अपना ही बिजनेस शुरू कर लिया जाए। अनिल और सुनीता बात कर ही रहे थे कि तभी राकेश भी वहां आ गया और अनिल और सुनीता से पूछने लगा, और भाई क्या बात चल रही है देवर भाभी के बीच में? अनिल जवाब में कहता है कि अरे भैया, मैं तो आपके पास ही आने वाला था ये पूछने के लिए कि मैं अपनी इनकम को कैसे बढ़ाऊं। तो राकेश इसके जवाब में मुस्कुराते हुए बताता है कि देखो, लोन चुकाने के लिए इनकम बढ़ाना एक अच्छा तरीका है, पर सबसे जरूरी है कि इनकम का वो तरीका ढूंढा जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाए जा सके। एक्स्ट्रा इनकम कमाने के तरीके तो बहुत हैं, पर जरूरी यह है कि आपके लिए कौन सा तरीका सूटेबल है। इसके लिए पहला ऑप्शन है पार्ट टाइम जॉब। जैसे ऑफिस के बाद एक पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। मान लो अगर आपको ड्राइविंग आती है तो ओला और उबर जैसी कंपनी के लिए पार्ट टाइम ड्राइवर की जॉब कर सकते हैं, या फिर जोमेटो, स्विगी या फिर अमेजोन जैसी ई कॉमर्स कंपनीज के लिए पार्ट टाइम डिलीवरी बॉय का काम कर सकते हो। और ये सारे वो जॉब्स हैं जिनके लिए किसी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपके ऊपर कोई लोन नहीं भी है और सिर्फ एक्स्ट्रा इनकम की तलाश कर रहे हैं तो ये जॉब्स एक अच्छा ऑप्शन बन सकती हैं। वहीं अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपके लिए एक्स्ट्रा इनकम के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं, जैसे इंश्योरेंस सेल करना, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना। ये वो जॉब हैं जिनके लिए आपको घर से बाहर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। और आजकल तो ऑनलाइन ट्यूशन भी काफी पॉपुलर हो रही है, जहां घंटे के हिसाब से बच्चों को पढ़ाकर अच्छी कमाई की जा सकती है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है फ्रीलांसिंग, जो कि आज के समय में एक्स्ट्रा इनकम का बहुत अच्छा सोर्स है। फ्रीलांसिंग आप उन फील्ड में भी कर सकते हैं जिसमें अभी आप काम कर रहे हैं, या फिर किसी फील्ड को भी चुन सकते हैं। जैसे अनिल, तुम आईटी कंपनी में एक टेक्नीशियन हो और कंप्यूटर और लैपटॉप की अच्छी जानकारी भी है, तो तुम फ्रीलांसिंग में छोटी कंपनियों के लिए प्रोजेक्ट लेना शुरू कर दो। राकेश की ये बात अनिल को बहुत सही लगी। उसने भी कुछ छोटी कंपनी में अप्लाई करके फ्रीलांसिंग में काम करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी अपनी जॉब के अलावा कोई प्रोफेशनल स्किल है, जैसे फोटोग्राफी, कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, जिनमें आप घर बैठे बैठे फ्रीलांस करके भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं, और ऐसा करने से आपके दो फायदे होंगे। एक तो ये कि इनकम बढ़ जाएगी, और दूसरा ये कि आपकी प्रोफेशनल स्किल्स और पॉलिश हो जाएंगे। पर जरूरी नहीं है कि हर किसी के पास वो प्रोफेशनल स्किल हो जो उन्हें फ्रीलांसिंग में हेल्प करें। वहीं एक बार जिस कंपनी में आप अभी काम कर रहे हैं उसकी लीगल पॉलिसीज के चलते भी सेम फील्ड में फ्रीलांस नहीं किया जा सकता। इसके अलावा फ्रीलांस वर्क के लिए स्ट्रॉन्ग कॉन्टैक्ट्स, एक्सपीरियंस और अट्रैक्टिव प्रोफाइल होना भी जरूरी है। वहीं कई बार पेमेंट में डिले और फ्रॉड का भी सामना करना पड़ता है। पर अगर आप फ्रीलांस नहीं कर सकते तो आपके पास अपनी स्किल्स या फिर हॉबीज को बिजनेस में कन्वर्ट करने का भी मौका है, जैसे राकेश की पत्नी सुनीता ने किया। उसने पहले जॉब करते हुए फैक्ट्री में पापड़ के बिजनेस के बारे में समझा और फिर बाद में घर से ही पापड़ का बिजनेस करने लगी। अगर आपको कुकिंग का शौक है तो आप घर से ही टिफिन बिजनेस या कैटरिंग का बिजनेस ओपन कर सकते हैं। राकेश और अनिल की बातें सुनने के बाद राधा को भी याद आया कि उसने शादी से पहले सिलाई का कोर्स किया था। शादी के बाद भी वो अक्सर शौक के लिए अपने घर और बच्चों के कपड़े घर पर ही सिला करती थी। ऐसे में उसने सोचा कि क्यों ना अपनी इसी हॉबी को बिजनेस बना लिया जाए, और घर से ही सिलाई का काम शुरू कर दिया ताकि वो भी कर्ज चुकाने में अपनी पति की मदद कर सके। अब इसके बाद भी कर्ज चुकाने की और क्या क्या चुनौतियां सामने आती हैं, चलिए वो भी हम अगले एपिसोड में जान लेते हैं। फर्स्ट एपिसोड में हमने ये तो बताया था कि राकेश की एडवाइस पर अनिल ने पार्ट टाइम जॉब करना शुरू कर दिया था, जिससे उसे अच्छे पैसे भी मिल रहे थे। अनिल और राधा को लग रहा था कि उनकी सारी परेशानियां अब खत्म हो जाएंगी।
और वो जल्द ही कर्ज से आज़ाद हो जाएंगे। लेकिन इसी दौरान देश में मंदी आ गई, जिसकी वजह से कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को निकालना शुरू कर दिया। अनिल की कंपनी ने भी 500 लोगों को नौकरी से निकाल दिया, जिसमें एक अनिल भी था। अनिल की सैलरी घर की आमदनी और लोन चुकाने का सबसे बड़ा जरिया थी, लेकिन अब वही नौकरी उसके हाथ से चली गई। उसने कई जगह नौकरी के लिए अप्लाई किया, पर नई नौकरी मिलने में कम से कम 2-3 महीने तो लगने ही वाले थे। तब तक घर का खर्चा और लोन की किश्त अनिल का परिवार कैसे चुकाएगा? ये सोचकर अनिल और ज्यादा मेंटल स्ट्रेस से परेशान होने लग गया। वैसे ये समस्या सिर्फ अनिल के साथ ही नहीं आई है, बल्कि अक्सर हम सभी के साथ भी ऐसा होता है। कभी नौकरी चली जाती है, तो कभी घर में कोई बीमार पड़ जाता है, तो अचानक आई इन परेशानियों के कारण कर्ज चुकाना और भी मुश्किल हो जाता है। पर ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले तो ज्यादा टेंशन ना लें और पैनिक बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ऐसा करने से प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होगी, पर घर का माहौल और खराब हो जाएगा। वहीं अपनी सिचुएशन पर रोने या शोक मनाने की बजाय अपने मन को शांत कीजिए और सोचिए कि अब आगे क्या करना है, क्योंकि इतना तो तय है कि एक अच्छी नई नौकरी मिलने में कम से कम 3-4 महीने का समय जरूर लगेगा। पर इस टाइम को किस तरह से मैनेज करें, इसके लिए कुछ स्टेप्स जरूर फॉलो किए जा सकते हैं, जिसमें पहला स्टेप है, पहले तो अपने रिज्यूमो को अच्छी तरह से अपडेट करें, ताकि आपकी नई जॉब में आपको बेहतर सीटीसी मिल सके। नई कंपनी में अप्लाई करने से पहले अपनी पुरानी कंपनी में लास्ट सीटीसी, वर्क एक्सपीरियंस और रोल को अच्छे से एनालिसिस जरूर कर लें। कई बार लोग पैसों की कमी या जॉब ना मिलने की वजह से कम पैसों पर भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिससे उनके करियर की ग्रोथ और धीमी हो जाती है। इसलिए हमेशा अपनी स्किल्स का मार्केट वैल्यू के हिसाब से असेसमेंट करते रहें और ये समझें कि आप अपनी स्किल्स, एक्सपीरियंस और वर्क क्वालिटी के मुताबिक कितनी सैलरी डिजर्व करते हैं। और हाँ, जल्दबाजी में आकर एकदम से नई नौकरी पकड़ लेना भी सही नहीं होता, वरना जिस सिचुएशन में आप आज हैं, ठीक उसी सिचुएशन में दोबारा भी आ सकते हैं। जॉब अप्लाई करने से पहले कंपनी प्रोफाइल, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉब प्रोफाइल रिक्वायरमेंट और सैलरी पैकेज के बारे में डिटेल में पढ़ें और तभी अप्लाई करें जब आप पूरी तरह श्योर हों। अब सेकंड नंबर पर है पीएफ एंड सैलरी। जब कोई कंपनी ले ऑफ करती है तो ये उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो एम्प्लॉय को कंपनी पॉलिसी के हिसाब से उस महीने की पूरी सैलरी और 1 महीना नोटिस पीरियड या फिर 1 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी दे। इसलिए ले ऑफ के बाद एक बार अपनी कंपनी पॉलिसीज दोबारा जरूर पढ़ लें और अपने ड्यूज को लेना ना भूलें। अगर कंपनी ले ऑफ के बाद सैलरी देने से मना करती है तो ऐसी सिचुएशन में आप उनके अगेंस्ट लेबर कोर्ट में कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हैं। वहीं इस दौरान लोन्स की ईएमआईज को भरने के लिए बैंक बैलेंस का इस्तेमाल करना ठीक नहीं होगा, बल्कि पीएफ से इमरजेंसी फंड निकालिए। पीएफ अकाउंट होल्डर्स के पास मेडिकल इमरजेंसी या फिर पर्सनल लोन के लिए इमरजेंसी के समय हाफ अमाउंट निकालने का ऑप्शन होता है। आप भी इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके पीएफ अकाउंट से सिर्फ जितने की जरूरत है उतना पैसा निकालकर मंथली ईएमआई पेमेंट्स को मैनेज कर सकते हैं। अब थर्ड नंबर पर है अपने बजट को कट ऑफ करें। पुरानी कंपनी से मिली सैलरी और पीएफ फंड को घर की जरूरतों को पूरा करने में लगाएं, लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखें कि इस दौरान किसी भी तरह का फिजूल खर्च ना करें। अपने खर्चे में से उन चीजों को हटा दें जिनके बिना भी आप कुछ टाइम तक काम चला सकते हैं। महंगे ग्रोसरी प्रोडक्ट्स खरीदने के बजाय कम प्राइस पर अच्छी क्वालिटी देने वाले ब्रांड्स की तरफ जाएं और जितना हो सके अपने घर के खर्चों को कम से कम करने की कोशिश करें। दोस्तों, अगर आपकी फील्ड में आपको फुल टाइम जॉब नहीं मिल रहा है तो कुछ टाइम के लिए पार्ट टाइम या फिर फ्रीलांस वर्क कीजिए, पर साथ ही फुल टाइम के लिए भी अप्लाई करते रहिए। लेकिन अनिल की तरह ही आपको भी इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि भले ही फ्रीलांस और पार्ट टाइम जॉब से पैसे कम आए, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम बंद नहीं होनी चाहिए। अगर आप बिल्कुल ही सोर्स ऑफ इनकम्स को बंद कर देंगे तो इससे सेविंग तो धीरे धीरे खत्म होंगी, साथ ही फ्यूचर में और भी बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। पर कोई भी सिचुएशन ऐसी नहीं होती जिससे बाहर नहीं निकला जा सके। जरूरी है तो खुद पर भरोसा रखना। जैसे कोरोना के दौरान बहुत सारे लोगों ने अपनी नौकरियां गंवाई, पर कई लोगों के लिए ये मौका एक नए करियर के लिए अवसर बनकर भी आया। जिन्होंने इस दौरान घर से अपना बिजनेस शुरू किया तो किसी ने फ्रीलांसिंग को ही फुल टाइम जॉब बना लिया। और ऐसी चुनौतियों से बाहर आने के लिए जरूरी है कि आप अपनी मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान दें। ज्यादा से ज्यादा समय अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ बिताएं।
उनके साथ अपनी परेशानियों को शेयर करें, क्योंकि जब आप दूसरों के साथ अपनी प्रॉब्लम को शेयर करते हैं तो वहाँ से आपको अपनी प्रॉब्लम का हल मिलना शुरू होता है और नौकरी खोने और कर्ज के कारण जो आपको दिमाग में प्रेशर महसूस होता है वो भी नहीं होगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एपिसोड की तरफ और कर्ज से बाहर निकलने के लिए एक और यूजफुल टिप को जान लेते हैं। दोस्तों, सीरीज के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे अनिल ने नौकरी खोने के बाद भी खुद और अपने परिवार को संभाला और पार्ट टाइम जॉब के जरिए अपनी इनकम को बरकरार रखा। लेकिन दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि कर्जदार तुरंत पैसे की डिमांड करते हैं या फिर कर्ज इतना ज्यादा होता है कि वो आपकी रेगुलर इनकम से भी भरना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि पार्ट टाइम जॉब और टाइट बजट लोन को मिनिमाइज करने में तो हेल्प कर सकता है, पर अगर आप जल्दी से जल्दी कर्ज से बाहर आना चाहते हैं ताकि आप पर कर्ज और ना बढ़े, तो इसके लिए कुछ और तरीके ढूंढना जरूरी है। जैसे कि तुरंत कर्ज से छुटकारा पाने में सबसे ज्यादा सपोर्ट फैमिली मेंबर, रिलेटिव या फिर क्लोज फ्रेंड से ही मिल सकता है। क्योंकि फैमिली रिलेशन में आप जब किसी से पैसे लेते हैं उन्हें आपको इंटरेस्ट रेट नहीं देना पड़ता, जो आपके फाइनेंशियल बर्डन को बढ़ने से रोकता है। वहीं आप उन्हें समय लगाकर पैसे चुका सकते हैं। अगर आपका कोई रिलेटिव या फ्रेंड है जो फाइनेंशियली स्टेबल है और आपको फाइनेंशियली हेल्प कर सकता है तो उनसे मदद जरूर मांगें। वहीं कई बार लोग लोन तो लेते हैं लेकिन इसके बारे में घर वालों को नहीं बताते। ऐसी गलती कभी मत कीजिएगा। अगर आप कोई लोन लेते हैं, फिर चाहे वो छोटा सा अमाउंट ही क्यों ना हो, उसके बारे में घर में जरूर डिस्कस करें, क्योंकि तभी आपकी फैमिली को ऐसी सिचुएशन से बाहर निकलने में मदद मिल पाएगी। दोस्तों, प्रीवियस एपिसोड्स में हमने डिस्कस किया था कि पहले वो लोन चुकाना चाहिए जिसका APR यानी कि एनुअल परसेंटेज रेट हाई होता है। लेकिन अगर आपके क्रेडिट कार्ड का बिल ज्यादा है तो आप बैलेंस ट्रांसफर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आप किसी नए बैलेंस ट्रांसफर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कीजिए जो 0% या फिर लो इंटरेस्ट APR ऑफर कर रहे हैं और अपने लोन्स को पुराने क्रेडिट कार्ड से नए क्रेडिट कार्ड में ट्रांसफर कीजिए। अब इससे आपका लोन का बर्डन तो कम नहीं होगा, लेकिन APR 0 होने की वजह से लोन का ये बर्डन और बढ़ेगा भी नहीं और आप आराम से अपने क्रेडिट कार्ड बिल्स को धीरे धीरे चुका पाएंगे। यानी कि ये ऑप्शन आपको एक तरह से अपने बिल्स को पे करने का थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देता है। दोस्तों, कर्ज चुकाने के लिए कंसोलिडेशन लोन भी एक अच्छा ऑप्शन होता है। हाई इंटरेस्ट वाले लोन्स और ऐसे लोन्स जिनके ऑनर या कंपनी आपको बार बार पैसों के लिए परेशान कर रही है, तो ऐसे लोन से छुटकारा पाने का तरीका है कि आप कंसोलिडेशन लोन के लिए अप्लाई करें। अब वैसे तो लोन को चुकाने के लिए और लोन लेना सही नहीं होता, लेकिन कंसोलिडेशन लोन अलग है। बैलेंस ट्रांसफर कार्ड की ही तरह इस लोन में भी आपको बहुत ही लो APR मिलता है, जिससे आप अपने हाई इंटरेस्ट और इमरजेंसी लोन्स तुरंत भर सकते हैं और एक बार अलग अलग तरह के लोन से छुटकारा पाने के बाद आराम से इस लोन की लो कॉस्ट इंटरेस्ट पर धीरे धीरे EMI चुकाते रहिए। ये ऑप्शन खासतौर पर उन लोगों के लिए काफी अच्छा है जिन पर अलग अलग तरह के कई लोन्स चल रहे होते हैं। अब अलग अलग लोन्स पर अलग इंटरेस्ट चुकाने की बजाय बेटर है कि उसे एक लोन में कन्वर्ट किया जाए और जब लो APR पर कंसोलिडेशन लोन मिल रहा हो तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। हाँ, लेकिन कंसोलिडेशन लोन के लिए अप्लाई करने के लिए आपके क्रेडिट कार्ड का स्कोर अच्छा होना बहुत जरूरी है, वरना आप इस लोन के बेनिफिट्स का फायदा नहीं उठा पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है मॉर्गेज को रीफाइनेंस करना। अगर आप पर कोई होम लोन है जिसका इंटरेस्ट रेट अभी होम लोन पर मिलने वाले इंटरेस्ट से ज्यादा है, तो आप इसे भी रीफाइनेंस करवा सकते हैं। नया लोन उसी बैंक से या नए बैंक से लिया जा सकता है। नए लोन से मिले पैसों से पुराने लोन को क्लोज कर सकते हैं और नए लोन का शुरू से नए इंटरेस्ट रेट पर पे कर सकते हैं। क्योंकि नए लोन में ब्याज दर कम होगी तो EMI का बोझ कम होगा। होम लोन रिफाइनेंसिंग के अंडर कम ब्याज दर और छोटी EMI के अलावा शॉर्ट लोन टाइम पीरियड का फायदा भी मिल सकता है। शॉर्ट टाइम पीरियड होने से लोन जल्दी चुक सकता है और इस तरह लोन रीफाइनेंसिंग के जरिए लो इंटरेस्ट के जरिए आप अपनी लॉन्ग टर्म सेविंग को बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए कि 20 साल के लिए 8% सालाना की ब्याज दर पर 50 लाख रुपए का लोन चल रहा है। ऐसे में इस लोन पर कुल 50.37 लाख रुपए का ब्याज होगा। अगर इस लोन को रीफाइनेंस किया जाता है जिसके तहत ब्याज दर 7% है, तो भुगतान किया जाने वाला कुल ब्याज घटकर 43.03 लाख रुपए पर आ जाएगा, यानी लगभग 7.34 लाख रुपए की बचत।
पर इस बात का ध्यान जरूर रखें कि पुराने लोन का हाफ पीरियड निकलने से पहले रिफाइनेंस करना बेटर होता है, क्योंकि यही वो टाइम होता है जब ईएमआई में इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है। पर हाँ, लोन को तभी रिफाइनेंस कराएं जब नया लोन लो इंटरेस्ट रेट पर मिल रहा हो। वहीं इस लोन को लेने के लिए भी आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होना चाहिए और आपके पास जॉब या बिजनेस की मंथली स्टेबल इनकम होनी चाहिए। और हाँ, हर फाइनेंसिंग की एक कॉस्ट होती है और अगर रीफाइनेंसिंग से एस्टिमेटेड सेविंग करंट लोन से ज़्यादा बैठ रही हो तभी लोन रिफाइनेंस करवाएं। बैंक बाजार की रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर 2019 की शुरुआत में होम लोन के लिए सबसे कम ब्याज दर 8.40% के आसपास थी। वहीं 2020 में होम लोन रेट का सबसे निचला स्तर 6.80% के आसपास था। वहीं जुलाई 2021 में सबसे कम होम लोन रेट 6.49 से लेकर 6.95% की रेंज में था। और वहीं 2023 में 20 बैंक ऐसे हैं जो लो इंटरेस्ट रेट पर होम लोन फाइनेंस कर रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी होम लोन की हाई इंटरेस्ट यानी ब्याज दर से परेशान हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। दोस्तों, अगर इन सब स्टेप्स को फॉलो करने के बाद भी आपको अपने कर्ज को चुकाने में प्रॉब्लम आ रही है तो आपको भी अनिल की ही तरह राकेश जैसे एक अच्छे एडवाइजर की जरूरत है जो आपको बता सके आपको अपने कर्ज को चुकाने के लिए क्या करना चाहिए। पर बहुत सारे लोग अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम डिस्कस करने से डरते हैं और ज़रूरी नहीं वो आपको सही एडवाइस भी दे पाएं। ऐसे में सही तरीका है क्रेडिट काउंसलिंग सर्विस। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो आपकी सैलरी बजट के हिसाब से आपको सही फाइनेंशियल एडवाइस देते हैं और लोन को मैनेज करने में हेल्प करते हैं। यही नहीं, ये एजेंसियां डायरेक्टली आपके लेंडर के साथ भी काम करती हैं ताकि लोन के इंटरेस्ट रेट और लेट फीस चार्जेस जैसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प कर सकें। कई प्राइवेट फाइनेंस कंपनीज भी क्रेडिट काउंसलर के तौर पर काम करती हैं। हाँ, लेकिन इनके पास जाने का फायदा तभी है जब आपके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जे हों, क्योंकि कम लोन में इनकी फीस आपके लिए और बोझ बन सकती है। अच्छा दोस्तों, इसके बाद एक और ऑप्शन आपके पास होता है जो कि है अपने कर्जे को रीनेगोशिएट करने का। जॉब जाने की वजह से अनिल अपने लोन को चुकाने में 1 महीना लेट हो गया, जिस वजह से उस पर लेट फीस चार्जेस लगा दिए गए, जिसकी वजह से उसके लिए अपने लोन की किस्त को भरना और मुश्किल हो गया। अपनी इस समस्या पर काफी देर तक विचार करने के बाद अनिल ने फैसला किया कि वो लेट फीस और हाई इंटरेस्ट रेट को लेकर एक बार अपने लेंडर से बात करेगा और इसे रीनेगोशिएट कराने की कोशिश करेगा। दोस्तों, अगर किसी कारण से लोन पेमेंट में देरी हो जाती है तो इंटरेस्ट रेट से बचने के लिए रीनेगोशिएट करना एक अच्छा तरीका है अपने लोन के बोझ को थोड़ा कम करने का। आप अपने कर्ज का एक छोटा सा हिस्सा पे करके पूरा लोन चुकाने के लिए थोड़ा और समय मांग सकते हैं। यह तरीका अक्सर तब काम आता है जब आप किसी वजह से समय पर लोन चुकाने से फेल हो जाते हैं और आपको कर्ज चुकाने के लिए थोड़े और टाइम की जरूरत है। पर इन सब बातों से भी ज्यादा जरूरी यह है कि आप अपने पैसों को बिल्कुल भी वेस्ट ना करें और जहां से भी पैसा आए उसे कर्ज चुकाने में लगा दें, फिर चाहे वो लॉटरी से जीते हुए पैसे ही क्यों ना हो। आपको यहाँ पर समझने की जरूरत है कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है और ये सोचकर पैसे खर्च करना कि इतने पैसों से लोन थोड़ी चुका पाऊंगा, ये बिल्कुल ही गलत सोच है। अगर आप अपने छोटे छोटे खर्चों को कंट्रोल करना सीख जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा पैसे कर्ज चुकाने में लगाएंगे तो आप आराम से 6-7 महीनों में कर्ज से आजाद हो सकते हैं। और एक बार अगर आप फाइनेंशियली फ्री हो गए तो आपका नेक्स्ट स्टेप अपने फ्यूचर को फाइनेंशियली सिक्योर करना होना चाहिए। पर वो कैसे करें, ऐसे हम अगले एपिसोड में बताएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने